हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओम का नियम देखते हैं। ओम एक जर्मन भौतिकविद रहे हैं जिन्होंने एक कंडक्टर के सिरों के मध्य एक ईएमएफ अप्लाइड किया और उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा को मेजर किया। फिर उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, अगेन करंट को मेजर किया। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वोल्टेज अप्लाई किया, करंट की वैल्यू मेजर की। तो उन्होंने पाया कि जैसे जैसे वो वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं उसी रेशियो में करंट भी बढ़ रही है। तो उन्होंने इन दोनों के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया और रिलेशन था I प्रोपोर्शनल टू V। उन्होंने देखा जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते हैं करंट भी बढ़ रही है ना। तो वोल्टेज के बढ़ाने से करंट बढ़ रही है। तो उन्होंने कहा I प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ V कंडक्टर के सिरों पर अप्लाइड वोल्टेज है, I कंडक्टर में से प्रवाहित होने वाली धारा है। तो उन्होंने कहा कि समानुपाती को हटाओ, उसकी जगह 1/R लिखो वोल्ट। तो I इज टू 1/R इंटू V। तो V/I इज टू हो गया R। V/I V को अपॉन में भेजो तो ये निकल के आया R। तो ये रेजिस्टेंस। तो ओम्स ने VI तथा R के बीच में एक रिलेशन स्थापित किया। तो अब ओम की जो डेफिनेशन थी ओम्स लॉ की वो देख लेते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के मध्य लगाए विभवांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक लाइन जरूर ऐड करनी है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें। और इसका मतलब है, इसका अर्थ ये है कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो सारे एक्सपेरिमेंट एक ही जगह पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को तो आपने रेगिस्तान में कर लिया जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर, एक हिमालय की चोटियों पर चले गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, एक ही जगह पर बैठ के सारे एक्सपेरिमेंट करोगे तब आप पाओगे कि I प्रोपोर्शनल टू V निकल कर आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने 5 वोल्ट अप्लाई किया तो करंट आ रही है 2 एम्पियर। फिर नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो भी उसी जगह पर करना है, जगह चेंज नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो आपने देखा कि करंट 4 एम्पियर हो गई। फिर आपने 15 वोल्ट अप्लाई किया तो आपने देखा कि करंट 6 एम्पियर अप। तो यहाँ आप देख रहे हो जैसे जैसे वोल्टेज को आप दुगना करते जा रहे हो करंट भी दुगनी होती चली जा रही है। हर केस में जो रेशियो है वो V/I का जो रेशियो है 5/2 ही निकल के आने वाला है। यहाँ देखो 10/4, अगेन इसको काट दोगे तो 5/2 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो 15/6 और इसको 3 से काट दोगे तो 3 5 15 3/4, हर बार 5/2 5/2 5/2 अर्थात 2.5। तो ये 2.5 क्या है? ये रजिस्टेंस है। तो उन्होंने इसका नाम रजिस्टेंस दे दिया। ओके, अब एक ट्राइंगल आप बना सकते हो और उससे इसको याद कर सकते हो। देखो ऐसे ट्राइंगल बना लीजिए, ऊपर V लिख लो, नीचे I और R लिख लो। ठीक है, तो V की वैल्यु निकालनी है तो नीचे वाले दोनों देखो गुणा में है ना, I इंटू R। तो V इक्वल टू हो गया I इंटू R। ठीक है, R की वैल्यू निकालनी हो तो R को तो यहाँ रहने दो, V/I बचता है तो I इक्वल टू R इक्वल टू V/I। इस तरह जब I की वैल्यू निकालनी है तो V/R बचता है तो I इक्वल टू V/R। तो ये तीनों ही फॉर्मूले हैं और ये आपको याद रखने ही होंगे, इनके बिना काम नहीं चलने वाला इलेक्ट्रिकल में। तो V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V/R, R इक्वल टू V/I। अब यहाँ पर जो R है वो चालक का प्रतिरोध है। ओम्स के जो नियम था, जो उन्होंने कहा था वो तो I प्रोपोर्शनल टू V कहा था, उसकी एप्लीकेशंस हैं। तो ओम का नियम इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, J प्रोपोर्शनल टू E। अब J को इलेक्ट्रिकल में डेल से लिख देते हैं, है ना। तो यहाँ लिख दिया अपन ने डेल, या आप J भी कह सकते हो। तो J प्रोपोर्शनल, J क्या है? करंट डेंसिटी है और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो J इक्वल टू सिग्मा E हो जाएगा। तो ये यदि आपको क्वेश्चन में दिया जाता है तो ये भी एक ओम्स का एप्लीकेशन है, ये भी सही है ओम्स के लॉ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई एलिमेंट्स ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो वह लीनियर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसको कहने के दो तरीके हैं। या तो आप कह दो कि जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है वो लीनियर एलिमेंट कहलाता है, या आप ये कह सकते हैं कि ओम्स लॉ सिर्फ लीनियर एलिमेंट के लिए ही लागू होता है, ओम्स लॉ नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अर्थात ओम्स लॉ लीनियर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब जितने भी यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट हैं, ठीक है, जिनमें सिर्फ एक ही दिशा के अंदर, मतलब अभी मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट क्या होते हैं। अभी आप ये समझें कि जो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट होते हैं वो नॉन लीनियर होते हैं और नॉन लीनियर एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। तो इनडायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट के लिए भी ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। जैसे डायोड है, PN डायोड है, नॉर्मल जो डायोड होता है वो यूनिडायरेक्शनल है तो वो नॉन लीनियर भी है, तो उसके लिए ओम्स लॉ लागू नहीं होता है। ओके, अब अपन कुछ
कर्व देखते हैं। ये है अपने कुछ कर्व, देखो I और V के बीच में मैंने कुछ कर्व प्लॉट किए हैं, तो ये किसी एलिमेंट का कर्व है I और V के बीच में। जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ करंट बढ़ रही है, इधर जब मैं नेगेटिव में वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो नेगेटिव में करंट बढ़ रही है। ओके, तो ये देखिए ये लीनियर कर्व है। अब आप देख सकते हो कि इसमें इसको लीनियर क्यों कहा है कि इसमें कहीं भी सैचुरेशन वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है, और ये ओरिजिन से पास हो रहा है, तो ये हो गया लीनियर। अभी देखो नॉन लीनियरिटी बताता हूँ मैं आपको। ये देखो ये नॉन लीनियर हो गया। देखो जैसे कि लाइन स्ट्रेट सीधी लाइन जा रही थी, लेकिन ये सैचुरेशन वाली कंडीशन आ गई है, तो ये हो गया नॉन लीनियर। ओके, तो ये नॉन लीनियरिटी की कंडीशन आ गई। ओके, तो अब देखो बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये तो बात होगी लीनियरिटी की। सेकंड है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब देखो इसके ऊपर और नीचे एक जैसा कर्व होना चाहिए। देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन है, तो बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है, ये देखें कि ये एलिमेंट जिसके लिए कर्व बना है ये एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है। तो उसके लिए पावर देख लो। इस क्वाड्रेंट में देखो वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो V इंटू आई करेंगे तो पावर कैसी निकल के आएगी, पॉजिटिव। और पावर पॉजिटिव पैसिव एलिमेंट के लिए होती है, एक्टिव एलिमेंट के लिए पावर नेगेटिव होती है ना। अभी अपन देखेंगे एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं आगे। तो ये अभी अपन यहाँ समझ सकते हैं कि यदि पावर एक भी क्वाड्रेंट में यदि नेगेटिव हो जाएगी तो एक्टिव एलिमेंट होगा। यहाँ देखो वोल्टेज नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो पावर पॉजिटिव होगी अगेन, तो एलिमेंट जो होगा वो होगा पैसिव एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ कह दें पावर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव है इसलिए एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट। जैसे R L C ये पैसिव एलिमेंट है, वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स ये एक्टिव एलिमेंट है। ओके, ये सेकंड कर्व देखिए, ये किसी दूसरे एलिमेंट का कर्व बनाया है IV के बीच में। पहले देखिए नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है, देखो यहाँ इसको हटा दो और इसको हटा दो, अब ये लीनियर कर्व है। देखो ओरिजिन से पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जैसे ही ये ऐड होता है तो ये हो जाएगा नॉन लीनियर एलिमेंट। क्लियर। बाई डायरेक्शनल है कि यूनी डायरेक्शनल है, देखो इसके ऊपर का देखो एक स्ट्रेट लाइन सीधी क्षैतिज हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ देखो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल, सेम है ना, बिल्कुल सेम, तो ये बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। एक्टिव है कि पैसिव है, V इंटू आई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आने वाला है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव अगेन पॉजिटिव आने वाला है, पावर पॉजिटिव है, तो एलिमेंट हो गया अपना पैसिव एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये थर्ड वाला जो कर्व है, ये देखो यदि ये ना होता तो कर्व था लीनियर, लेकिन जैसे ही मैंने ये ऐड कर दिया तो ये हो गया नॉन लीनियर। ओके, यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है, यदि ये वाला सेम पोर्शन यहाँ भी होता तो होता ये बाई डायरेक्शनल, लेकिन ये नहीं है तो ये हो गया अपना यूनिडायरेक्शनल। ओके, एक्टिव है कि पैसिव है, देखो करंट नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, V इंटू आई नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तो नेगेटिव निकल के आ रही है, तो पावर नेगेटिव आ गई। तो यदि पावर किसी एक क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव आ जाती है तो एलिमेंट हो जाएगा एक्टिव एलिमेंट, तो पावर है नेगेटिव, अर्थात कोई वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स या कोई एम्प्लीफिकेशन सोर्स है ना, जो एम्प्लीफाई करता हो, तो उसको बोल रहे हैं एक्टिव एलिमेंट। ओके, ये देखते हैं, ये VI कर्व है PN डायोड का, जो नॉर्मल डायोड है उसका है। तो ये नॉन लीनियर है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आई, जो ओरिजिन से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हो तब लीनियर होता है, तो ये क्लियर दिख रहा है कि नॉन लीनियर है। यूनी डायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, क्यों, क्योंकि जैसा कर्व इधर है वैसा ही यहाँ होता तब तो होता ये बाई डायरेक्शनल, अब ये क्या है यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, ये अलग अलग टाइप के आ गए। एक्टिव है कि पैसिव है, पैसिव है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज पॉजिटिव करंट मल्टीप्लाई होंगे तो पावर पॉजिटिव आने वाली है, यहाँ नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो भी पॉजिटिव आने वाली है, और यदि पावर है पॉजिटिव तो एलिमेंट कैसा होगा, पैसिव। पावर पॉजिटिव है तो एलिमेंट कैसा होगा, पैसिव। ओके, अब देखो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। एक्टिव समझ लेते हैं, उसका अपोजिट क्या होगा, पैसिव होगा। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, जो पावर को लॉन्ग टाइम तक सप्लाई कर सके। लॉन्ग टाइम मैंने क्यों लिखा है, ये बात समझने वाली है, लॉन्ग टाइम तक सप्लाई कर सके, इसका मतलब क्या है, एनर्जी स्टोर तो इंडक्टर भी कर लेता है और कैपेसिटर भी कर लेता है, लेकिन वो डिस्चार्ज क्षणिक हो जाते हैं, हाथ की हाथ, मतलब जैसे ही आपने टर्मिनल पे कुछ भी लोड कनेक्ट किया और विद इन सेकेंड वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, लॉन्ग टाइम तक सप्लाई नहीं दे सकते। इसलिए इंडक्टर और कैपेसिटर पैसिव एलिमेंट है, ना कि एक्टिव है। जैसे बैटरी है,
बैटरी लॉन्ग टाइम तक सप्लाई करती है, 1 घंटे 2 घंटे कर देती है आराम से, तो वो हो गई एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो जो पावर को लॉन्ग टाइम तक सप्लाई कर सके, या फिर सेकंड वर्ड है एम्पलीफाई कर सके, 2 वर्ड आते हैं, लॉन्ग टाइम तक सप्लाई करे या फिर एम्पलीफाई कर सके, एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। तो जैसे एम्पलीफायर हैं अपने, जो ट्रांजिस्टर से मिलकर बने होते हैं, है ना, जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एम्पलीफायर की तरह काम करते हैं, इसलिए वो एक्टिव एलिमेंट कहलाएं। तो फॉर एग्जांपल एक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज सोर्स हो गया जो लॉन्ग टाइम तक सप्लाई कर सकता है, करंट सोर्स ये भी लॉन्ग टाइम तक सप्लाई कर सकता है, ट्रांजिस्टर ये एम्पलीफिकेशन कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है, पावर को बढ़ा सकता है। ठीक है, टनल डायोड है, ये भी एम्पलीफायर है एक टाइप का। तो गन डायोड आता है, ये एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मर की बात करूं, एक्टिव है कि पैसिव है? ट्रांसफॉर्मर कोई एम्पलीफिकेशन नहीं करता है, पावर एम्पलीफाई नहीं करता है वो। ठीक है, वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई करता है, ना कि पावर को, इसलिए ट्रांसफॉर्मर एक पैसिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहां अपन लिख देते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर भी पैसिव एलिमेंट है, जो भी अपनी मोटरें हैं वो सब पैसिव एलिमेंट हैं। आर, एल और सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये पैसिव एलिमेंट है और यही मेन है। पी एन डायोड, जो नॉर्मल डायोड है पी एन डायोड, वो पैसिव एलिमेंट है, लेकिन टनल डायोड है और गन डायोड है वो एक्टिव एलिमेंट की श्रेणी में आते हैं, जो पावर को कंज्यूम करते हैं, पावर को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पैसिव एलिमेंट। और जो लॉन्ग टाइम तक सप्लाई करें या फिर एम्पलीफाई करें वो कहलाते हैं एक्टिव एलिमेंट। ओके, अब देखते हैं यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल एलिमेंट क्या होते हैं। ओके, तो ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं बस। ये एक एलिमेंट है कोई भी, यहाँ पर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव के साथ। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है और छोटी वाली प्लेट नेगेटिव होती है। करंट आई फ्लो हुई, सेम एलिमेंट है, सेम बैटरी है, बस मैंने पोलरिटी चेंज कर दी। तो अब करंट पॉजिटिव आउट होती है, अपने को पता है, तो इधर से गई थी तब करंट इधर से जाएगी। यदि इसमें से प्रवाहित होने वाली करंट आई और इसको मैंने बोल दिया आई डैश, यदि ये दोनों बराबर नहीं हैं, बराबर नहीं हैं, तो ये है यूनिडायरेक्शनल। जैसे डायोड की बात करें तो डायोड के केस में क्या होता है, देखो ये अपन ने डायोड लगा दिया, ठीक है, और ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। अब तो बहुत हैवी करंट फ्लो होगी क्योंकि शॉर्ट सर्किट ही हो गया, क्योंकि फोर्ड बायस है, ये पी होता है, ये एन, यदि पी पॉजिटिव प्लेट से जुड़ जाए, एन नेगेटिव प्लेट से जुड़ जाए तो डायोड हो गया फोर्ड बायस, तो बहुत ही हैवी करंट फ्लो होगी, क्योंकि मैंने लोड तो लगाया नहीं, हो गई, तो आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आने वाली। लेकिन यदि मैं इसको इस डायरेक्शन में बैटरी को यहाँ नेगेटिव कर दूँ और यहाँ पॉजिटिव, बस देखो ये वाला केस कर दिया, इस केस में ये हो गया रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में इसमें बहुत ही कम लीकेज करंट, यदि आइडियल बात करें तो जीरो करंट फ्लो होगी, और प्रैक्टिकल बात करें तो लीकेज करंट ना के बराबर करंट फ्लो होगी। तो इस केस में प्रवाहित होने वाली करंट और इस केस में प्रवाहित होने वाली करंट बराबर नहीं है ना, इसलिए ये यूनिडायरेक्शनल है। सेकंड केस इसके अपोजिट होगा, जस्ट ये एक एलिमेंट है, बैटरी अप्लाई की, करंट फ्लो हुई आई, अब बैटरी की मैंने पोलरिटी चेंज कर दी है, तब करंट फ्लो हो रही है आई डैश। यदि आई और आई डैश बराबर हैं, आई और आई डैश, तो एलिमेंट कहलाता है बाई डायरेक्शनल एलिमेंट। जैसा कि जो अपने नॉर्मली रजिस्टर देखते हैं, जो लीनियर रजिस्टर हैं, सब के अंदर ऐसा होता है। और जो यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट है, यूनिडायरेक्शनल, वो नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लीनियरिटी नहीं होती है। ओके, तो जो बाई डायरेक्शनल है वो ज़रूरी नहीं लीनियर हो, लेकिन ये गारंटी है कि यूनिडायरेक्शनल है तो वो नॉन लीनियर है, अर्थात लीनियर नहीं है। ओके, तो हमें देखा कि ओम्स लॉ सिर्फ लीनियर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, और लीनियर एलिमेंट और यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट नॉन लीनियर होते हैं, अर्थात यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, अब देखते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, हर टाइप के सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। बस एक ही जगह एप्लीकेबल नहीं है, वो है बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पर, या फिर अपन कहें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर का मतलब होता है जिस सर्किट के अंदर पैरामीटर को, जैसे अपन रेजिस्टेंस की बात करें, कैपेसिटेंस की बात करें, इंडक्टर की बात करें, इनको सेपरेट ना कर पाएँ, एक जगह ना लिख पाएँ कि आर ये है, एल ये है, सी ये है,
ठीक है ना। तो उस केस के अंदर किरचॉफ्स लॉ लागू नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंदर अपन आर, एल और सी को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस के अंदर किरचॉफ्स लॉ लागू नहीं होते। उसके अलावा हर जगह किरचॉफ्स लॉ लागू होता है। अब यहाँ ओम्स लॉ काम आएगा। ओम्स लॉ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर के लिए भी लागू होता है, ठीक है। वो नॉन लीनियर के लिए लागू नहीं होता है, वो यूनिडायरेक्शनल के लिए लागू नहीं होता है। ओके, तो ये तो बात होगी कि कौन कहाँ यूज आता है। अब बात करते हैं किरचॉफ्स के दो नियम थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ था, उसको केसीएल के नाम से भी जाना जाता है, किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल, ठीक है। और दूसरा जो लॉ है उसको केवीएल के नाम से जाना जाता है। अब याद रखने का तरीका ये है कि इन्होंने दोनों लॉ को इस तरीके से डिफाइन किया है, जैसे केसीएल है, करंट लॉ है, तो इन्होंने कहा कि करंट जीरो कर दो, है ना, ऑल करंट जीरो। उसी तरीके से केवीएल में क्या कहा कि ऑल वोल्टेज जीरो, ठीक है। अब कैसे जीरो करने हैं, वो कंडीशन क्या है, उसको अपन देख लेते हैं। तो केसीएल कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आता है, आवेश संरक्षण कहें या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहें, उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, तो मैं क्या मानता हूँ, जैसे ये अपना कोई नोड है, प्रिंसिपल नोड है, जहाँ एक से दो से अधिक ब्रांचें आके मिलती हैं, उनको प्रिंसिपल नोड कहते हैं। उस पर जो आने वाली करंट है, उन करंट को तो अपन ने पॉजिटिव करंट कहा है, जाने वाली करंट को मैंने नेगेटिव करंट कहा है, कि उनका साइन अपने को नेगेटिव लेना है। इस नोड पर जितनी भी करंट आ रही हैं, जा रही हैं, ठीक है, उन सब का सम कर दो, वो इक्वल टू जीरो होगा। ये कहा था किरचॉफ्स ने, ठीक है। ये केसीएल का नियम कि समेशन ऑफ आई इजकल्स टू जीरो। देखो, आने वाली करंट I1 है, आ रही है नोड के ऊपर, I2 है, नोड के ऊपर आ रही है, I3 ये भी नोड के ऊपर आ रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है। तो जो जा रही है उनको तो नेगेटिव साइन के साथ जोड़ दो, और आ रही है उनको पॉजिटिव साइन के साथ जोड़ दो, इक्वल टू कर दो जीरो। यही केसीएल का रूल है। ओके, तो देखो, आ रही है करंट I1, तो प्लस का I1 ऐड कर दो प्लस के I2 के साथ, ठीक है। I3 आ रही है तो प्लस के I3 के साथ ऐड कर दो। I4 जा रही है तो नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दो। I5 भी जा रही है तो नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर दो और इक्वल्स टू कर दो जीरो, ठीक है। तो ये क्या बन गया, I1 प्लस 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 ही होता है I2, I3 प्लस माइनस माइनस I4 प्लस माइनस माइनस I5 इजकल्स टू जीरो। अब यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यदि नेगेटिव वाली करंट को उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। अर्थात ये आने वाली करंट है, किसी नोड पर आने वाली करंट, जाने वाली करंट। तो यहाँ से देख सकते हैं किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजीय योग। अब देखो गलती क्या करते लोग, ऐसे लिख देंगे किसी नोड पर आने वाली सभी धाराओं का, ऐसे नहीं लिखना है। आने वाली धाराएं तो जाने वाली धाराओं के बराबर होंगी। आपको लिखना है किसी नोड पर सभी धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। या फिर आसान भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि किसी नोड पर आने वाली अर्थात एंटरिंग करंट का योग जाने वाली अर्थात वहाँ से लिविंग करंट का योग बराबर होता है। आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होती है। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। देखो, ये एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ 3 रजिस्टेंस हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, सेम रजिस्टेंस के हैं, सेम वैल्यू तीनों के रजिस्टेंस की। तो यहाँ से 3 एम्पियर करंट निकली, तो 1 एम्पियर इसमें जाएगी, 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर, क्यों, क्योंकि तीनों बराबर है। तो देखो ये नोड है, प्रिंसिपल नोड है, यहाँ से आई कितनी करंट, 3 एम्पियर। तो आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होगी ना, तो जा भी कितनी रही, 1 3 एम्पियर होगी। तो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है केसीएल। यहाँ देखो, आने वाली करंट 1 एम्पियर कितनी होगी, 3, और जा कितनी रही, 3। तो यहाँ भी केसीएल सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ देखो बैटरी पर, ठीक है, ये बैटरी को आप एक नोड मान लो, मान लिया। यहाँ से करंट जा कितनी रही है, 3 एम्पियर, वापस आया भी कितनी रही है, 3 एम्पियर। यहाँ भी केसीएल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। हर जगह केसीएल सेटिस्फाई होना चाहिए। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक बैटरी से जितनी करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है, अब सर्किट चाहे कितना भी बड़ा हो, उस बैटरी में वापस उतनी ही करंट नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगी। ये बात याद रखने वाली है, ये बहुत काम की चीज़ है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आउटगोइंग होती है, जितनी आउटगोइंग हो रही है उतनी ही करंट नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर करेगी। ये केसीएल कहते हैं, ठीक है। ये केसीएल की एप्लीकेशन है। ओके,
यहां देखो आप, ये एक सर्किट है फर्स्ट, कोई भी इसके अंदर कुछ भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सर्किट सेकंड है। यदि इन दोनों सर्किटों को मैं एक सिंपल वायर से जोड़ दूं तो उस वायर में कितनी करंट फ्लो होगी। अब आप अंदर कुछ भी था आपको पता ही नहीं है और आपसे इसकी करंट पूछ रहे हैं तो करंट होगी 0। क्यों? क्योंकि रिटर्न पाथ जब तक नहीं होगा, जो करंट चली गई वो वापस भी तो आनी चाहिए। इस सर्किट से जो करंट इस सर्किट में चली गई वो करंट वापस आनी चाहिए। यदि वो वापस नहीं आ रही है तो केसीएल फेल हो जाएगा। इसलिए यदि यहाँ अपन कनेक्ट नहीं करते हैं तो इसमें से करंट कितनी जाएगी, 0 जाएगी। ठीक है, इसी का एग्जांपल मैंने ये सामने बनाया है आपके। ये एक सर्किट बनाया है, 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ये रेजिस्टेंस 2 मैंने कनेक्ट कर दी। इसी तरीके से यहाँ मैंने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई है, ये 2 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दी है। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो हो रही है 2 एम्पियर। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ तक 2 एम्पियर आई और इसके अंदर थोड़ी सी करंट चली गई, मान लो 0.5 एम्पियर चली गई, आप मान लो। तो यहाँ कितनी बची, 2 एम्पियर आई थी, कुछ करंट इधर चलेगी कुछ इधर। ठीक है, तो इधर गई 0.5, तो इधर कितनी आई 1.5, ये 1.5 चलते आएगी। यहाँ भी कितनी आई 1.5, गई कितनी थी 2, लोड के कितनी आई 1.5। केसीएल कह रहा है कि ये नहीं हो सकता। क्यों? जितनी करंट गई है उतनी ही वापस आनी चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है कि इधर कितनी करंट जाए, 0, यहाँ कोई करंट ना जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक्सप्लेन हो रहा है ना इजीली कि यदि सिर्फ एक वायर से 2 सर्किट को जोड़ते हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी इस वायर के अंदर। ठीक है, फिर सेकंड देखो, यदि यहाँ तक हो गया तो सेकंड देखो। अब मैंने 2 वायर से कनेक्ट किया है दोनों सर्किटों को, एक वायर ये है, ये रिटर्निंग वायर। तो जितनी करंट इस सर्किट से इस सर्किट के अंदर जाएगी उतनी ही करंट इस सर्किट से इस सर्किट में वापस आएगी। ठीक है, तो हर जगह केसीएल सेटिस्फाई होगा। देखो कैसे, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, मान लो इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है 15 एम्पियर। ठीक है, 15 एम्पियर हो गई, तो इधर चली गई 5 एम्पियर, इधर आ गई 5 एम्पियर, इधर आ गई 5 एम्पियर, हो गई ना 15, 5, 10 और 15 आ रही थी, 15 ही चली गई। ठीक है, यहाँ तक आए 5 एम्पियर आ रही है, इधर से कितनी आ गई, अपन ने कहा ना अभी 5 गई है तो 5 ही वापस आएगी, 5 वापस आ गई, 5 और 5 कितनी होगी आने वाली, देखो ये 5 आ गई, ये 5 आ गई, 5 और 5 10, तो ये 10 आ रही है, ये 5 इधर से चल के आ गई, 10 और 5 15, यहाँ से 15 आउट गोइंग हुई थी, 15 ही इनकम एंटर कर रही है। इसका मतलब केसीएल हर पॉइंट पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये सेटिस्फाई कब हो रहा है, जब जितनी करंट इस लूप से इस सर्किट के अंदर गई थी उतनी ही करंट इस सर्किट से इस सर्किट में वापस आए, तब ही केसीएल सेटिस्फाई होगा। तो ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितना डिफिकल्ट सा सर्किट है। अब आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये करंट आपको ना बताई जाए और आपसे पूछे कि ये वोल्टेज कितना होगा, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पूछे कि ये वोल्टेज कितना होगा और ये करंट आपको पता है कि 5 एम्पियर है। अब आपको इनकी वैल्यू दी है नहीं दी है अपने को कोई मतलब नहीं है, 5 एम्पियर करंट गई है तो 5 एम्पियर ही यहाँ वापस आएगी। वापस कितनी आएगी, 5 एम्पियर आएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है। जिधर करंट एंटर करती है वो पॉजिटिव, आउट गोइंग वाला नेगेटिव होता है, तो मतलब उसी अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है, तो वोल्टेज पॉजिटिव ही होगी। तो V इज इक्वल्स टू, अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले फॉर्मूले, I इंटू R। तो I की वैल्यू है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, तो वैल्यू आ गई 5 वोल्ट। अब इतना बड़ा सर्किट था और आपने बिना सोल्व किए आंसर बता दिया कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर 5 वोल्ट होगा। ठीक है, इस ब्रांच में करंट कोई पूछे तो इधर से इधर देख लो 5 एम्पियर जा रही है, तो इधर से इधर, इधर से इधर 5 एम्पियर होगी। ओके, अब देखते हैं अपन केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। केसीएल किस पर कर रहा था, चार्ज कंजर्वेशन पर, और केवीएल किस पर करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। मैंने, यदि आपने वोल्टेज वाला मेरा वीडियो देखा है तो मैंने वहाँ स्पष्ट कहा है कि वोल्टेज एक टाइप की एनर्जी ही है जो एक चार्ज के ऊपर, एक कूलम चार्ज के ऊपर अपन ने खर्च की है उसको विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थापित करने में। ठीक है, तो इसलिए ये कौन सा उसका सिद्धांत पर कार्य करेगा, एनर्जी कंजर्वेशन, वोल्टेज फॉर एनर्जी, आप याद रखो। ठीक है, ये अपना एक सर्किट है, 10 वोल्ट की मैंने बैटरी अप्लाई कर दी, 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये एक 10 वोल्ट की और बैटरी है, ये 5 ओम है। तो पहले तो देख लो कि साइन क्या होता है, बड़ी वाली प्लेट का पॉजिटिव, छोटी वाली प्लेट का नेगेटिव, ये तो यहाँ भी देख सकते हैं। रेजिस्टेंस के ऊपर इंपॉर्टेंट है, ये पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर हुआ, इंडक्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, और ये एक्टिव एलिमेंट है बैटरी। तो बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलती है। ठीक है, पॉजिटिव से करंट निकलती है, और पैसिव में पॉजिटिव पे करंट एंटर करती है।
या उल्टा कहें, जहां करंट एंटर करेगी वहां पॉजिटिव साइन बना दो। तो देखो पॉजिटिव करंट एंटर कर रही है ना, तो जहां से करंट एंटर करे उसको पॉजिटिव लिखो, जहां से आउट गोइंग होगी वो नेगेटिव होगा। इधर भी करंट यहां से एंटर कर रही है, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव, ये अपन को पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको इस लूप में घूमना है। अब डायरेक्शन आप सेट कर लो, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे यूं करके ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ये मेरी घूमने की डायरेक्शन होगी। और आप जो अपना लास्ट साइन आए उसको पकड़ते चलो, ठीक है, और उसके साथ में उसकी वैल्यू लिख दो, सभी वोल्टेज को जोड़ दो और इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। जोड़ो, यहाँ से गया मैं, लास्ट साइन क्या है, पहला माइनस, दूसरा लास्ट क्या है, प्लस का आया, ठीक है, तो प्लस ले लिया। वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट, तो प्लस 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ से जा रहा हूँ, गया पहला साइन प्लस का है, लेकिन मेरे को नहीं लेना है। सेकंड साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस लूँगा। लास्ट साइन लेना है अपने को, माइनस V1, तो लिख दिया माइनस V1। यहाँ से आया हूँ मैं चल के, यहाँ पहले साइन माइनस का है, नहीं लूँगा। लास्ट का साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का लूँगा, प्लस का 10 लिख दिया। यहाँ और चल के आओ, प्लस आया, नहीं लूँगा, लास्ट वाला लूँगा। लास्ट में क्या है, माइनस V2, तो माइनस का V2। सभी वोल्टेज की वैल्यू लेनी है, तो रजिस्टेंस था माइनस V2 इक्वल्स टू 0। तो मैंने सभी वोल्टेज को जोड़ के इक्वल टू क्या कर दिया, 0। बस यही KVL ने कहा था कि किसी क्लोज लूप में सभी विभव का बीजगणितीय योग एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। किसी क्लोज लूप में, है ना, क्लोज लूप में सभी विभव का बीजगणितीय योग 0 होगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है। पहले आप साइन लिख लो, जहां से करंट एंटर कर रही है रेजिस्टेंस के अंदर उसको पॉजिटिव लो, दूसरे को नेगेटिव। बैटरी का तो अपने को पता ही होता है, करके एक कोई डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, उसके अंदर आपको घूमना है, ठीक है। और साइन लास्ट वाला लेना है। जैसे मैं इधर से इधर गया तो इसका पहला साइन माइनस है, दूसरा प्लस, तो मैंने लास्ट वाला लूंगा, प्लस लूंगा। इसी तरह इसका पहले प्लस बाद माइनस, मैं माइनस लूंगा। इधर आऊंगा तो इसका प्लस लूंगा, इधर जाऊंगा तो इसका माइनस, लास्ट वाला साइन लेना है, इक्वल्स टू 0 कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये माइनस का V1 है, माइनस का V2, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस का V1 प्लस का V2 हो जाएगा, बराबर 10 + 10 20। अब V1 की वैल्यू देखो, इसमें करंट कितनी गई है, I, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 5 ओम, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू क्या है अपना, I × R। I तो I है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 है, I × 5 हो गया V2, I × 5 हो गया, I × 5 + I × 5 बराबर 20, तो 5I + 5I इक्वल्स टू 20, तो 5 + 5 कितना होगा, 10, 10I, I को कॉमन ले लिया, 10I इक्वल्स टू 20, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। तो यहाँ से इस तरीके से एप्लीकेशन होगी, किस तरीके से अपन करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं KVL का यूज करके, ओके। और KVL किस प्रिंसिपल का वर्क करता है, एनर्जी कंजर्वेशन पर। किसी क्लोज लूप में, ये इसकी डेफिनेशन होगी, किसी क्लोज लूप में सभी विभव अर्थात वोल्टेजेस का बीजगणितीय योग अर्थात एल्जेब्रिक सम 0 होता है, अर्थात सिग्मा V इक्वल्स टू 0 इन ए क्लोज लूप, ओके। KCL तथा KVL डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर वाले सर्किट को छोड़कर किसी भी सर्किट में एप्लीकेबल हैं। मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जिनके अंदर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस को अलग अलग ना किया जा सके, या कहेंगे हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट, उन वो सारे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले, ठीक है। या अपनी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है वो भी इसी तरीके से आते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए ओम्स लॉ काम करता है। ओम्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, नॉन लीनियर के लिए और यूनिडायरेक्शनल वाले एलिमेंट के लिए, ओके। अब बात करते हैं अपन पावर की, पावर क्या होती है। ये छोटा टॉपिक था जो पहले रह गया था। पावर क्या है, कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क कॉल्ड पावर, जिसको अपन हिंदी में शक्ति कहते हैं, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड पर यूनिट टाइम, इकाई टाइम में जो एनर्जी ट्रांसफर कर पा रहे हैं अपन या कन्वर्ट कर पा रहे हैं उसको अपन पावर कहते हैं। जिस रेट से अपन एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वो पावर कहलाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने V इक्वल्स टू W/Q विभव का अपन ने फॉर्मूला देखा था, 1 कूलम पर किया गया कार्य वोल्टेज कहलाता है, ठीक है ना। तो V इक्वल्स टू हो गया W/Q, तो यहाँ से W कार्य है, W बराबर V × Q आ गया। Q को I × T लिख सकते हो, I इक्वल्स टू Q/T, तो Q की वैल्यू क्या होगी, I × T, तो Q की जगह मैंने लिख दिया I × T। तो P इक्वल्स टू W और W/T होता है वर्क डन पर सेकेंड, तो यहाँ W की वैल्यू लिख दो, V × I × T अपॉन T करेंगे, T से T कैंसिल हो गया, तो P इक्वल्स टू निकल के आया V × I, अर्थात वोल्टेज और करंट को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर निकल के आएगी, और वोल्टेज और करंट को आपस में डिवाइड V/I कर देंगे तो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो
पावर निकल के आएगी। तो ये तो हो गया एक फॉर्मूला, ठीक है। इसको तो अपन बहुत कम यूज करते हैं। देखो हीट के लिए अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर का, आई स्क्वायर इंटू आर। ये कैसे निकल के आया, देखो वी की जगह मैं लिख सकता हूँ आई इंटू आर, वी की जगह मैंने लिख दिया आई इंटू आर इंटू आई। तो आई इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू आर। ये हीट के लिए यूज होने वाला फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। और यदि हीट निकालनी हो तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि एनर्जी होती है, हीट शक्ति नहीं होती, एनर्जी। तो पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी निकल के आ जाती है, तो वो हीट होगी। ओके, सेकेंड देखो, यदि आई की जगह में वी अपॉन आर लिख दूँ, तो आई की जगह वी अपॉन आर लिख दो, वी तो वी इंटू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि पावर का कौन कौन सा फॉर्मूला सही है, कौन सा नहीं है। तो उस केस में अपने को ये काम आने वाले हैं, P इक्वल्स टू वी इंटू आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और कई बार ये भी पूछते हैं हीट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, तो वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। और इसकी यूनिट होती है पावर की वॉट, वॉट, ये भी पूछते हैं एग्जाम। थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एसएससी जेई में जो आए हुए हैं ना, अभी तक जो पढ़ा है उस पर। थैंक यू।